नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से तमाम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। तो रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा के लिए एनएसजी की मेडिकल हुई। इस मेडिकल में क्या कुछ हुआ, बता रहे हैं हमारे संवाददाता पुनीत मोहन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में लगी एनएसजी ने आज लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस मॉक ड्रिल में एनएसजी के साथ में लखनऊ पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और फायर के कर्मचारी और अधिकारी भी मौजूद रहे। एक मैसेज आता है सिविल हॉस्पिटल में कि 5 कालिदास मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री आवास में एक वीआईपी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। उसके बाद उनको सिविल हॉस्पिटल लाया जाता है। इंस्पेक्टर हजरतगंज अपनी फोर्स के साथ रास्ता खाली करवाते हैं और 5 कालिदास मार्ग से एक फ्लीट निकलती है जो सीधे सिविल हॉस्पिटल आती है। सीएम की फ्लीट में चलने वाली एम्बुलेंस सिविल हॉस्पिटल के अंदर एंटर होती है और एक डमी वीआईपी को उतार करके इमरजेंसी में ले जाया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद मंसूरी के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस। खबर लखनऊ से है, जहां 27 के रन को लेकर सपा ने मास्टर प्लान तैयार किया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ। 27 के रण को लेकर समाजवादी पार्टी ने मास्टर प्लान तैयार किया है। एक तरफ जहां पीडीए कार्यक्रम आयोजित कर मुस्लिम, दलित और पिछड़ा वर्ग को जोड़ने के लिए कमर कसी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब साइकिल की रफ्तार तेज करने के लिए सपा ने एक अहम प्लान तैयार किया है। समाजवादी पार्टी अपने 403 विधानसभाओं में साइकिल बांटेगी। इसी साइकिल से उनके कार्यकर्ता प्रचार प्रसार करेंगे। हम दिखाना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी कार्यालय में साइकिल आ गई है बंटने के लिए, और साथ ही साथ अब साइकिल की सवारी से समाजवादी पार्टी प्रचार प्रसार करेगी। इसके लिए सभी जिले के जिलाध्यक्षों को यह साइकिल वितरित की जाएगी और इसी साइकिल से चुनाव प्रचार शुरू किया जाएगा। फिलहाल जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपने मंसूबे पाल रखे हैं कि 27 के रण में हर हाल में सत्ता वापसी की जाएगी, और जिस तरह से साइकिल की सवारी की जाएगी, साइकिल की रफ्तार बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए यह साइकिल कार्यकर्ताओं को दी जाएगी, जो हर विधानसभाओं में इस साइकिल से प्रचार होगा। फिलहाल सपा का यह मास्टर प्लान कितना सक्सेस होता है यह समय ही बताएगा, लेकिन जोश भरने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस साइकिल को जिले जिलों में भेजेंगे। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। खबर मिर्जापुर से है, जहां बीएलजे ग्राउंड के मैदान में कल सीएम योगी का आगमन होगा। आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारी है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। मिर्जापुर के बीएलजे ग्राउंड में बता दें कि कल जो है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन होने जा रहा है मिर्जापुर में। बता दें 3 दिवसीय प्रदर्शनी मेला इसी ग्राउंड में लगा हुआ है। कल तीसरा दिन हो जाएगा। तीसरा दिन बता दें कि जो है कि बीजेपी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है। और मेले के दौरान यहाँ पर जो है कि लोगों को एक नई नई सौगात हर दिन दी जा रही है। बता दें योगी आदित्यनाथ कल मिर्ज़ापुर में जो है कि यहाँ उनका विमान जो है कि 10 से 11 बजे के बीच में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लोगों को सौगात देंगे और नवरात्रि के उपलक्ष्य पर जो है कि निरीक्षण भी करेंगे। पहले माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे, वहाँ से लोगों से वार्तालाप करेंगे, सीधे फिर यहाँ जनसभा संबोधित करेंगे। जनसभा संबोधित में जो है कि हजारों लोगों की यहाँ पर भीड़ आएगी। उसी में जो है कि अपना संबोधित के दौरान कई योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे और योजना के अनुसार यहाँ पर टूल किट्स वगैरह लोगों को बांटी जाएंगे। मिर्जापुर से कमलेश कुमार, इंडिया। खबर उत्तराखंड से है, जहां शासन में इन दिनों नए मुख्य सचिव को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। इस चर्चा को विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड शासन में इन दिनों मुख्य सचिव को लेकर चर्चाएं तेज होने लगी है, क्योंकि वर्तमान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। ऐसे में अगला मुख्य सचिव कौन होगा, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वरिष्ठता के क्रम में देखें तो 1992 बैच के आईएएस अधिकारी अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन
इस क्रम में सही बैठते हैं, अगला नंबर उनका यहाँ पर आ सकता है। लेकिन जिस प्रकार से चर्चाओं का बाजार गर्म है, ऐसे में समझा जा सकता है कि प्रभारी मुख्य सचिव को भी लाया जा सकता है। उसके लिए ये कह सकते हैं कि जो प्रमुख सचिव है आर के सुधांशु, जो 1997 बैच के आईएएस अधिकारी और उनके साथ प्रमुख सचिव एल उस कैटेगरी में यहाँ पर शामिल होते हैं और ये कहा जा सकता है कि उनको भी ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। मुख्य सचिव कौन होगा, इस पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को करना है कि उनकी पसंद कौन होगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अब 2 सेवा विस्तार के बाद वर्तमान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को अगला सेवा विस्तार मिलने की संभावना कम है और उनकी तरफ से मुख्य सूचना आयुक्त के लिए भी आवेदन किया जा चुका है। ये कहा जा सकता है कि जल्द ही नया मुख्य सचिव को लेकर नामों का ऐलान यहाँ पर हो सकता है और अगला मुख्य सचिव कौन होगा उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि नए मुख्य सचिव को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, जिस पर सभी लोग अपने अपनी कयासबाजी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन इंडिया वाइस। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी के बाद अब सीबीआई ने रेड की है। इस छापामार कार्रवाई से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। अब कैसी हलचल बता रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीकांत दास। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलायती निवास और रायपुर निवास के साथ साथ लगभग 2 दर्जन स्थानों पर सीबीआई की रेड आज सवेरे 6 बजे से चालू है। मैं आपको बताया चलूं कि लगभग 2 दर्जन के आसपास जगहों पर सीबीआई की रेड है, जहां पर 1.5 दर्जन के आसपास एडिशनल एसपी और एसपी रैंक के और उच्च अधिकारियों के घर भी अभी सीबीआई की रेड चल रही है। आपको चलिए कि लगभग 2100 करोड़ का शराब घोटाला, डीएमएफ घोटाला, शराब घोटाला के साथ साथ महादेव सट्टा जो कि विधानसभा में भी काफी गूंज रही है, जिसे लेकर के सीबीआई की टीम इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलायती निवास पर जांच कर रही है। साथ ही साथ रायपुर के भी निवास स्थान पर जांच कर रही है। सीबीआई की टीम उनके जो करीबी ओएसडी थे उनके घर में भी सीबीआई की रेड चल रही है और उनके सलाहकार थे, राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, उनके घर में भी सीबीआई की रेड चल रही है। आपको पता चले कि जो मेरे पीछे बंगला दिख रहा है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है। ईडी की रेड लगभग 10 मार्च को यहाँ पर हुई थी, जहाँ पर कार्यकर्ता काफी उग्र हुए थे, जिसे लेकर के इस बार पुलिस प्रशासन और सेंट्रल एजेंसियां पूरी सतर्कता बरतते हुए पूरी तरीके से फोर्स आसपास के पूरा किलाबंदी करके रखी है, ताकि कार्यकर्ता पिछले बार की तरह इस बार उग्र ना हो पाए और किसी भी तरह का अप्रिय घटना न घट पाए। मैं श्रीकांत दास, इंडिया वाइस के लिए रायपुर। खबर उत्तराखंड से है, जहां धामी सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए बड़ी सौगात लेकर आ रही है। वो सौगात क्या है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता धनराज गर्ग। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि तमाम तरह की जो योजनाएं हैं उत्तराखंड के अंदर महिलाओं के लिए चली जा रही हैं, चाहे वो लखपति दीदी की योजना हो या अन्य योजनाएं हो। और एक तरीके से कहा जा सकता है कि महिलाओं को सशक्तिकरण करने का ये जिम्मा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उठाया। और वहीं एक बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहीं ना कहीं महिलाओं को एक बड़ी सौगात यहाँ पर दी है कि उनके लिए जो कहा जाए कि छात्रावास कहीं ना कहीं बनाने का निर्णय लिया गया है और इसके साथ ही जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए भी आवास बनाने का निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लिया गया है। और जिसके लिए कहीं ना कहीं करोड़ों की जो स्वीकृति है बजट की, वो भी जारी कर दी गई है। और अलग अलग जिलों में देखिएगा कि जो महिलाओं के लिए जो कामकाजी महिलाएं हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि जो स्वयं समूह चला रही हैं महिलाएं, उनके लिए रुकने की व्यवस्था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जो फ्लैट हैं वो बनाए जाएंगे। और इसके साथ ही जो छात्रावास में रहने वाली छात्राएं हैं उनके लिए छात्रावास बनाने का कार्य भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया जा रहा है। यानी कहा जा सकता है कि महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर बढ़ावा देने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से ये बड़ी सौगात कहीं ना कहीं महिलाओं को मिली है, इससे कहीं ना कहीं महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा और महिलाएं कहीं ना कहीं आगे आकर कामकाज करेंगी, क्योंकि आत्मनिर्भर की ओर कहीं ना कहीं उत्तराखंड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसको बढ़ाने के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने एक अपील भी करते हुए नजर आते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, यानी कि नौकरी देने वाले बनिए, ना कि लेने वाले। और लगातार हम देख भी रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो तमाम तरह के जो समूह सहायता समूह हैं वो यहाँ पर खुल रहे हैं और उनका जो कहा जाए कि पूरा जो लेखा जोखा है वो महिलाएं संभालती हुई नजर आ रही हैं। तो इससे कहा जा सकता है कि उत्तराखंड कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया वॉइस, धनराज गर्ग, देहरादून। खबर बलौदाबाजार से है, जहां जहरीली शराब बनाने का मामला सामने आया है। साथ ही अवैध शराब की फैक्ट्री को जब्त किया गया है। पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। बलौदाबाजार जिले में एक ऐसा गांव है टुंडरा, जहां पर पूरे गांव के गांव लोग
अवैध शराब बनाते हैं। इसी को लेकर लगातार कई बार पुलिस प्रशासन के द्वारा गिरफ्तारी भी की गई, परंतु गांव के लोग शराब बनाना काम बंद नहीं करते। आज जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया। सीसीटीवी में लगाए के बाद और बैठक ली गई। बैठक में महिला समूह का गठन किया गया। महिला समूह को यह जवाबदारी दी गई कि कोई भी व्यक्ति न शराब बनाएगा न शराब बेचेगा। इस लेकर सर्वसम्मति से बन गया। आपको बता दें कि टुंड्रा क्षेत्र जंगली क्षेत्र है, जहाँ पर सौरा जाति होती है, जो अनुसूचित जाति में आते हैं। ये अनुसूचित जाति के लोग वहाँ पर केवल एक ही काम रहता है, ये कपड़ा मैंने कचरा बीनते हैं, जंगली सुअर का मांस बेचते हैं और अवैध रूप से शराब का निर्माण करते हैं। इसी बात को लेकर जिला प्रशासन कई बार इसी बात को परेशान रहता था कि हमेशा जब भी अवैध रूप से फैक्ट्री के 2 बार फैक्ट्री को भी बंद किया गया कि अवैध महुआ की शराब बनाते थे, कई लोगों की जान भी चल दी गई। आज जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करते हुए गाँव के लोगों की आम बैठक ली पुलिस के साथ। पुलिस का बैठक होने के बाद ये सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अब कोई व्यक्ति न महुआ की अवैध रूप से शराब बनाएगा और ना ही बेचेगा। यदि बेचे पाया जाएगा उसके बाद समाज से उसको या गांव से निकाल दिया जाएगा। इस बात की सहमति आज पुलिस प्रशासन के साथ सौरा जाति के लोग से बनी। इसी बात को लेकर आज फिर 2 लोग को वहीं से गांव से लोग गिरफ्तार किया, जिनके पास से 50 पौवा अवैध महुआ की शराब और 67 पौवा इंग्लिश शराब जब्त की गई। आज बैठक लेने के बाद भी ये समाज के लोग, सौरा जाति के लोग अवैध काम बंद नहीं करते, लेकिन अब जिला प्रशासन इनके पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया और पूरी निगरानी रखने की जवाबदारी महिला समूह को दी गई और वहीं पर चौकी भी खोल दी गई है ताकि ऐसे काम करने वाले पर सख्त से कार्रवाई की और पूर्ण रूप से अंकुश लगा दे। आपको बता दें कि अवैध महुआ की जो शराब है इतनी जहरीली होती है जिससे छत्तीसगढ़ में कई लोग की जान जा चुकी है। इसी बात को लेकर जिला प्रशासन द्वारा आज सख्त निर्णय लेते हुए सीसीटीवी कैमरे में उसको अब पूरी निगरानी लिखी जाएगी और ऐसे लोगों से कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित ही कि जिला प्रशासन की कार्रवाई से अब ये सौरा जाति के लोग पर अंकुश लगेगा और अब जो नकली और जहरी जो शराब है वह बंद होगी। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलोया से प्रदीप महेश्वरी। खबर कन्नौज से है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संवाददाता राम जी। कन्नौज पुलिस और बदमाश के बीच आज सुबह तड़के मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें, सौरिक थाना प्रभारी जयप्रकाश शर्मा अपने हमराइयों के साथ गश्त कर रहे थे, तभी उनको सूचना मिली कि एक व्यक्ति किसी इरादे से घूम रहा है। जब थाना प्रभारी अपने हमराइयों के साथ वहां पर पहुंचे तो पुलिस को देखकर उस व्यक्ति ने फायरिंग शुरू कर दी। अपने बचाव में पुलिस ने फायरिंग की तो उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी। आपको बता दें, जब उस व्यक्ति की तलाशी ली गई तो उसके पास 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद हुए। जब उससे पूछताछ की गई तो वो कोटा राजस्थान का उसने अपना निवासी बताया। आपको बता दें, उस व्यक्ति के खिलाफ सौरिक थाने में गौ तस्करी का मुकदमा 2024 में दर्ज हुआ था और उसके ऊपर 20,000 का इनाम घोषित कर दिया गया था। वहीं आपको बता दें, जब उसके पैर में गोली लगी तो उससे पुलिस ने पूछताछ की। उस व्यक्ति ने बताया, साहब हमसे गलती हो गई। अपने सहयोगी सुमित के साथ राम ऋषि पांडे, इंडिया वॉइस, कन्नौज, उत्तर प्रदेश। खबर मिर्जापुर से है, जहां पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। मिर्जापुर पुलिस को एक सफलता बड़ी हासिल हुई है। बता दें कि मिर्जापुर के थाना लालगंज के अंतर्गत दो स्कूटी सवार ऐसे लोगों को पकड़ी है जो कि अपने डिग्गी में लगभग जो है कि 22 किलो 700 ग्राम गांजा, यानी कि उसकी कीमत 8 लाख रुपए आकी गई है। 8 लाख रुपए गांजा ये सब डिग्गी में भरकर अपने स्कूटी से लेके उड़ीसा से आ रहे थे सप्लाई करने के लिए। बता दें कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान इन लोगों को बिना नंबर के जो है कि स्कूटी को पकड़ा और चेक करी तो चेक करने का उसमें गांजा मिला है। बता दें, पुलिस ने तत्काल मौके का जो है उन लोग को पकड़ के गिरफ्तार करी है। गिरफ्तार करने के बाद आज पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। बता दें कि ये जो साथी ऐसे है कि ये सब उड़ीसा से स्कूटी से ही गांजा लेकर आते हैं और सप्लाई करते हैं। ये दोनों लोग एक आपस में भी कुछ दिन पहले जो है कि एक नई स्कूटी खरीदी थी सिर्फ गांजे की सप्लाई करने के लिए। वो नई स्कूटी भी पकड़ी गई है, साथ में गांजे को भी पुलिस ने बरामद कर लिया गया है। अब बता दें कि आपको इन दोनों लोग के सिवा और भी कुछ लोग अभी तक फरार हुए। पुलिस ने उनकी भी जो है कि खोजबीन शुरू कर दी है। मिर्जापुर से कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस। खबर झांसी से है, जहां पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी कैसे हुई, क्या कुछ बरामद हुआ, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गुलशेख मोहम्मद।
प्रेमनगर थाना पुलिस और स्वाट टीम द्वारा 2 शातिर मध्य प्रदेश के अपराधी जो कि बाइक चोर थे उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसका खुलासा करते हुए आज एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि इन शातिर चोरों के द्वारा विगत 6 माह पहले प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिजौली ग्रोथ सेंटर में एक मकान से रात्रि में 3 गाड़ियां इकट्ठी चोरी की गई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार इनकी खोजबीन कर रही थी। वहीं प्रेमनगर थाना पुलिस और स्वाट टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें इन दोनों शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इनके पास से लगभग 11 गाड़ियां बरामद की गई हैं, जिसमें ट्रैक्टर, आपे, बाइक और एक बुलेट भी शामिल हैं। वहीं इन अपराधियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए शेख। खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत बीकानेर में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित हुआ। किसान सम्मेलन को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। क्या कुछ कहा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी भुवनेश टाक। किसान दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम के आयोजन को लेकर आज बीकानेर में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने भाषण में कहा कि देश का अन्नदाता देश का भगवान है, क्योंकि अन्नदाता के बिना हम किसी भी कार्य की कल्पना नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भाषण के दौरान तेज आंधी और हवा चलने के कारण कई बार टेंट उखड़ने की स्थिति पैदा हुई। मौजूद पुलिस कर्मियों ने व्यवस्थाओं को संभाला और टेंट के पोल को पकड़कर खड़े रहे, लेकिन फिर भी चली तेज हवाओं के कारण कुछ टेंट गिर गए। इस दौरान भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपना धैर्य बनाए रखा और किसानों से संवाद करते रहे। भजनलाल शर्मा ने किसानों को संबोधित करते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को दी जा रही विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं के बारे में भी चर्चा की। मुख्यमंत्री के भाषण के बाद में मौके पर आईजी ओम प्रकाश भी पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। भुवनेश टॉक, इंडिया वॉइस, जयपुर। खबर सहारनपुर से है, जहां अवैध हथियारों के साथ इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाना युवक को भारी पड़ा है। पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संवाददाता शहनवाज। इंस्टाग्राम पर फेमस होने के लिए आजकल के जो युवक हैं वो हथियारों के साथ वीडियो बना रहे हैं। तो आपको बता दें, पूरा मामला जनपद सहारनपुर के थाना नागल क्षेत्र के एक गाँव का है, जहाँ पर एक युवक ने अवैध हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए एक वीडियो पोस्ट किया। लेकिन वहीं पर जब ये वीडियो पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने इस मामले की गहनता से जांच की। आपको बता दें, जो युवक है उसका नाम रुद्र बताया जा रहा है। रुद्र ने अपनी इंस्टाग्राम जो आईडी है उस पर ये वीडियो को अपलोड किया और फेमस होने के लिए ये काम किया। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो अवैध हथियारों के साथ लैस होकर इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं ताकि उनका एक नाम हो सके। लेकिन जब इसकी भनक क्षेत्रीय पुलिस को लगी तो पुलिस ने इस मामले की जांच की और आरोपी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया और आज जो रुद्र है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अपने सहयोगी के साथ शाहनवाज मलिक, इंडिया वॉइस, सहारनपुर। खबर मेरठ से है, जहां जागृति विहार में 5 दिन तक हनुमंत कथा का आयोजन किया जा रहा है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मेरठ पहुंचे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारे संवाददाता, देखिए उनकी ये रिपोर्ट। मेरठ पहुंचे बागेश्वर धाम के मुख्य आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, और आप देख सकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा चालू हो चुकी है। 2 बजे से 6 बजे तक ये कथा रहेगी। आपको बता दें कि यहाँ पर 15 से 20 लाख लोगों का पहुंचना बताया जा रहा है। और वहीं हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो यहाँ के एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने यहाँ सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से निगरानी की हुई है और अन्य जिलों से 1200 पुलिसकर्मी यहाँ बुलाए गए हैं। तो यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जगह जगह यहाँ पर चेकिंग व्यवस्था की गई है और यहाँ पर पुलिस बल यहाँ तैनात है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कई यहाँ पहुंच चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पीछे ये मंच बनाया गया है और 25 तारीख से और 29 तारीख तक ये कथा यहाँ पर रहेगी और इस कथा में 15 से 20 लाख लोगों का यहाँ पर पहुंचना बताया जा रहा है। और ये मेरठ के शास्त्री नगर में यहाँ कथा का आयोजन किया जा रहा है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए
खबर प्रयागराज से है, जहां वकीलों ने कैशकांड के आरोपों में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता, देखिए उनकी ये रिपोर्ट। जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने के मामले में अब तूल पकड़ना शुरू हो गया है। इलाहाबाद बार एसोसिएशन इसका लगातार विरोध कर रहा है। बाकायदा आज से उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे और इसी वजह से वो अब इसके खिलाफ उन्होंने एक तरह से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज जो बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, उनके नेतृत्व से तमाम वकील 3 नंबर जो गेट है वो उसके बाहर इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने नारेबाजी की, प्रदर्शन शुरू किया और उनकी तरफ से कहा गया है कि वो इसे किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं करेंगे और क्लोजियर को अपने इस फैसले पर विचार करना चाहिए। इसके साथ उन्होंने कई और डिमांड की है जिसको लेकर वो अब प्रदर्शन शुरू हो गया। चूँकि आज पहला दिन है, हालांकि जो बार के अध्यक्ष हैं अनिल तिवारी, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी ये प्रदर्शन लगातार अब जारी रहेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की तरफ से ये प्रदर्शन शुरू हो गया है बार के नेतृत्व में। अब इस पर क्या आगे निर्णय होता है, क्या इस पर फैसला आता है, इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इससे ज़रूर है कि वकीलों की अब स्ट्राइक के साथ एक बार फिर यशवंत वर्मा पर नाराज़गी जो है वो देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में अब बार इस पर आगे क्या निर्णय लेता है, उसका क्या रूप रहता है, इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि बार की तरफ से ज़रूर साफ किया गया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के जो ट्रांसफ़र का निर्णय है अगर उसे वापस नहीं दिया गया तो वो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। कैमरामैन सचिन प्रजापति के साथ इंडिया वाइज। खबर वाराणसी से है, जहां दिल्ली हाईकोर्ट जस्टिस यशवंत वर्मा के घर अकूत संपत्ति मिलने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे। एक दिवसीय पर वाराणसी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज पहुंचे हैं। वाराणसी में लगभग 11 बजे वाराणसी के पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर से वाराणसी पहुंचे हैं और वहां से वाराणसी के तमाम आला अधिकारियों के साथ ही वाराणसी के महानगर अध्यक्ष, तमाम जो है विधायक व तमाम जनप्रतिनिधियों ने इनका भव्य स्वागत किया है और वहां से सीधा सर्किट हाउस सड़क मार्ग से पहुंचने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से रूबरू हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि यूपी सरकार और केंद्र सरकार काशी को पूरी तरह जो है धन दे रही है और पूरी तरह जो है खजानों को खोल रखा है ताकि वाराणसी में काशी की बहुमुखी विकास हो सके। वाराणसी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शनी में जो है मुख्य अतिथि बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं। और इसके अलावा लगातार जो है भाजपा कार्यकर्ताओं से बैठक की है और 3 घंटे के लगातार वाराणसी में एक दूसरे दौरे पर रहने के बाद पुनः वाराणसी से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में आकर के पत्रकारों से वार्ता की है और विपक्ष पर हमलावर भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगातार पिछली सरकारों ने काशी के विकास में रूढ़िवादिता दिखाई, जिसको लेकर के आज योगी सरकार हो या केंद्र सरकार हो, लगातार इसके लिए कटिबद्ध है और खजानों को खोल रखा है, जिससे काशी बहुमुखी विकास जनता को दिखाई दे रही है। वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे। खबर आगरा से है, जहां सीलिंग के बाद भी अवैध निर्माण जारी है। अब ये प्रशासन की मिली भगत है या लापरवाही, बता रहे हैं हमारे संवाददाता, देखिए उनकी ये रिपोर्ट। सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं उत्तर प्रदेश में लगातार भूमाफिया की बात करें या फिर अपराधी की बात करें या अवैध निर्माणकर्ताओं की बात करें तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बिल्डोजर की कार्रवाई से ऐसे अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं अगर हम आगरा की बात करें तो आगरा से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आगरा के रकाबगंज वार्ड सदर भट्टी पर स्थित एक 3 मंजिला इमारत को मानचित्र के विपरीत तान दिया गया और तमाम जो नियम है उनको ताक पर रखने के बाद उस इमारत का निर्माण कराया जा रहा था। वही स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायतें की, जिसके बाद आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा उस बिल्डिंग पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। लेकिन सीलिंग की कार्रवाई होने के बावजूद भी निर्माणकर्ता के हौसले इतने बुलंद हैं कि कार्रवाई के बाद भी वह रात के अंधेरे में धड़ल्ले से अवैध निर्माण करा रहा था, जिसके वीडियो जो शिकायत करता है उसने लगातार अधिकारियों को भेजे और इस पर कार्रवाई की मांग की। लेकिन अधिकारी इस निर्माणकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे हैं। आखिर निर्माणकर्ता को किसका संरक्षण प्राप्त है, जो जिला प्रशासन कार्रवाई करने के बाद भी जो अवैध निर्माण हो रहा है उस पर कार्रवाई करने से बच रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ
कार्रवाई की बात करते हैं और उनका पीला पंजा लगातार ऐसे निर्माणकर्ताओं पर चलता है। लेकिन उसके बावजूद आगरा में ये निर्माणकर्ता के हौसले इतने बुलंद हैं कि कब जिला प्रशासन इस निर्माणकर्ता के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है और इस इमारत पर क्या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इंडिया वॉइस ने इस मामले को प्रमुखता से दिखाया था, बावजूद इसके जिला प्रशासन मौन है, कोई कार्रवाई करने से बच रहा है। आज इंडिया वॉइस की तरफ से अधिकारियों को फोन भी किए जाते हैं तो लगातार जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि आगरा की सदर भट्टी पर स्थित जो इमारत है, जो मानचित्र के विपरीत निर्माण हो रहा है, रात के अंधेरे में निर्माण हो रहा है, सीलिंग की कार्रवाई के बाद निर्माण हो रहा है, देखने वाली बात होगी कि आगरा जिला प्रशासन कब तक इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई करता है। लगातार जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने लगातार इसकी शिकायतें मंडल आयुक्त की बात कर रहे हैं, आगरा विकास प्राधिकरण की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी लगातार शिकायतें की हैं। शिकायतों के बावजूद भी जो निर्माण करता है उसके हौसले इतने बुलंद हैं कि वह रात के अंधेरे में निर्माण करा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक उस इमारत पर कार्रवाई होती है और निर्माणकर्ता के खिलाफ क्या कुछ आगरा जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाती है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। और इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।